सितंबर 1948 भारत को आजाद हुए 1 साल पूरा होने वाला था, लेकिन जंगल की आग की तरह फैल चुके रजाकारों के आतंक को रोकना अब हैदराबाद की गद्दी पर बैठे निजाम के भी बस से बाहर हो चुका था। हैदराबाद के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और ये सब अचानक नहीं हुआ था। आजाद हैदराबाद का ये खेल भी 1947 के ऐतिहासिक साल के साथ शुरू हुआ था। 1947 का साल शुरू होते होते सारे भारत में आजादी के स्वागत की लहर आ चुकी थी। चार मीनार के करीब चौमहल पैलेस में संगीत और नृत्य के फनकारों के हुनर का आनंद लेते हुए हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान और हैदराबाद के प्रधानमंत्री नवाब छतारी तक भी ये बातें पहुंची थी। निजाम ने सुन रखा था कि उनकी रियाया में भी बहुत से लोग ये जश्न आजादी मना रहे हैं। नवाब साहब, सियासत में अंग्रेज हमारे साथी से ज्यादा तो कुछ थे नहीं। फिर जब निजाम शाही किसी की गुलाम रही ही नहीं तो आजादी किस बात की? हुजूर, अंग्रेजी राज से सियासती करार को हमारी रियाया गुलामी ही कहती है। उन्हें समझना चाहिए, अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन निजाम की रियाया निजाम की थी, निजाम की है और निजाम की ही रहेगी। फिलहाल लोकतंत्र के नाम पर वॉइस रॉय माउंटबेटन रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलाने के फेर में पड़े हैं। कम्युनिस्ट इलाकों में तो मुगलों के राज को भी गुलामी कहा जा रहा है। अरे, हमने किंग जॉर्ज की गुलामी नहीं की तो माउंटबेटन के कहने पर दिल्ली की गुलामी हमसे कौन करवा सकता है? भोपाल के हमीदुल्लाह का भी ख्याल कुछ ऐसा ही है हुजूर। सुना है कश्मीर के राजा हरि सिंह भी यही मानते हैं, मगर ये बात पेचीदा बस इसलिए हो रही है कि अंग्रेजी फौज जाने के बाद रियासतों के पास अपनी हिफाजत करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। निजाम ने संगीतकार को हाथ के इशारे से रोका और रुखसत कर दिया और फिर महल की छत को ताकते हुए निजाम कुछ सोचने लगे। हैदराबाद के निजाम कोई आम प्रिंस नहीं थे। उन्हें बाकी सारे प्रिंस से ऊपर अंग्रेजी सरकार ने हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस की खास पदवी दी थी। वे रईसों के रईस थे, जिनका फोटो 1937 में जब टाइम्स मैगजीन पर छपा था तो उसके नीचे टाइटल था दुनिया का सबसे रईस इंसान। आखिर हो भी क्यों ना, दुनिया की अकेली सबसे बड़ी हीरो की खदान गोलकुंडा उन्हीं की जायदाद का हिस्सा तो थी। नवाब साहब, जनाब बहादुर यार जंग ने तेलंगाना की बगावतियों के खिलाफ मजलिस की जो फौज खड़ी कर दी थी वो तो है ना? आपका मतलब रजाकारों की फौज? आप क्या सोचते हैं? ये आग से खेलने वाली बात हो गई। मजलिस अब पहले जैसी नहीं है। जनाब बहादुर के कत्ल के बाद से रजाकारों के सर पर खून सवार है। नया लीडर कासिम रिजवी बस जंग और शहादत का राग अलापता रहता है। उधर निजाम के महल से कहीं दूर आज के तेलंगाना इलाके में मंझोले कद और छरहरे बदन का कासिम रिजवी एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हुआ तीखी नजर से इलाके का जायजा ले रहा था। आसपास के झुरमुटों और पेड़ों में होने वाली हलचल की ओर उसकी तीखी निगाह बार बार जा रही थी। आखिरकार दूर पहाड़ के पीछे कासिम को कुछ दिखा। कासिम ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उंगलियों को मोड़कर एक इशारा किया। तुरंत ही उसके पीछे के झुरमुटों से बहुत से हाथ उठते हुए दिखाई दिए। मुंडे पहाड़ के पीछे से लाल झंडा लिए कुछ लोग चले आ रहे थे। ये तेलंगाना इलाके में निजाम शाही का तख्ता पलट करने का ठेका लेने वाले कम्युनिस्ट थे। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे झुरमुटों में होने वाली हरकत एक गोले के आकार में फैलती जा रही थी। उनके करीब आने पर कासिम ने फिर एक इशारा किया और झुरमुट के बीच से लाल झंडा लिए हुए एक नौजवान लड़का आगे बढ़कर उनके करीब पहुंचा। लाल सलाम, लाल सलाम। उस तरफ आगे निजाम की पुलिस लगी हुई है, आप लोग पगडंडी के रास्ते आइए। हैरान होकर वो दल वहीं खड़ा हो गया और दल का लीडर लड़के की तरफ गौर से देखने लगा। तुम कौन हो? सुनते ही लड़का एक तरफ तेजी से भाग खड़ा हुआ। लाल झंडे वाला झुंड तेजी से उसकी तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उनके चारों तरफ के झुरमुटों से बंदूकों की नाले बाहर निकलने लगी थी। भूल के रख दो सबको, निजाम शाही पर बुरी नजर डालने वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। गोलियां चलती रही। कासिम ने आगे बढ़कर मुर्दों के हथियार छीनकर एक और फेंकना शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे बाकी रजाकार आए और मुर्दों की जेबों की तलाशी लेकर सब कुछ एक पोटली में बांधने लगे। कासिम ने एक तीर से 3 शिकार करने के तरीके निकाल रखे थे। ये कत्लेआम भी था, लूट भी थी और हथियार जमा करने का एक तरीका भी था। उन्हीं लाशों के बीच एक लाश उनके अपने साथी उस नौजवान लड़के की भी थी।
कासिम उस लाश के करीब पहुंचा। तुम दिन की जिहाद की खातिर शहीद हुए हो, खुदा तुम्हें जन्नत बख्शेगा। कुछ ही देर में रजाकार निकल चुके थे। वहां सिर्फ मौत सन्नाटा बाकी था और पेड़ों के झुरमुटों के बीच पड़ा हुआ कम्युनिस्ट लाशों का एक ढेर। तेलंगाना में 1944 में पनपने वाला कम्युनिस्ट आंदोलन जनाब बहादुर यार जंग के रजाकारों के भरोसे लगभग साफ हो चुका था, लेकिन जनाब बहादुर के इंतकाल के बाद आने वाले कासिम रिजवी का इरादा सिर्फ कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने तक का नहीं, बल्कि उससे बहुत आगे का था। पुरानी मस्जिद के पास खड़े होकर जोर जोर से हवा में हाथ हिलाता हुआ कासिम नौजवानों की भीड़ में नफरत और हिंसा के बीच बो रहा था। किसी दिलचले ने जनाब बहादुर को जहर देकर सोचा कि उनके साथ रजाकारों की मजलिस का मकसद भी खत्म हुआ। नहीं, भले ही जनाब बहादुर हमारे साथ नहीं, पर हमारे मकसद को हम खत्म नहीं होने देंगे। जनाब बहादुर कहते थे, दिन के बिना कोई इंसान इंसान नहीं हो सकता और कोई मुल्क मुल्क नहीं हो सकता। मगर आजादी के बाद हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बनेगा, उसमें दिन और मजहब के लिए जगह कहाँ रहेगी। हैदराबाद को हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं निगल पाएगा। हैदराबाद हमारा मुल्क है, हमारी शरिया का पैगाम, हमारे दिन और मजहब की सियासत है और रहेगी। निजाम के कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की ओर से कासिम रिजवी हैदराबाद का पॉलिटिकल स्टैंड आम नौजवानों को बताने लगा था, जैसे उसे पता हो कि निजाम को आगे क्या करना होगा। वो सही था। निजाम का बुलावा सुबह सुबह उसके दरवाजे पर खड़ा था। आपको निजाम ने चौमहल में बुलाया है। हुजूर को कासिम रिजवी का सलाम। सुना है तुमने, सरेआम हैदराबाद के बारे में फैसले देना शुरू कर दिया है। हुज़्र आला, यह वक्त मशवरे का नहीं, कार्यवाही का है। अंग्रेजी लॉर्ड साहिब अपना बोरिया बिस्तर उठा के हमें मझधार में छोड़ जा रहे हैं। मैंने तो बस यही कहा है कि हैदराबाद में दीन की हिफाजत करना है तो हर नौजवान को निजाम शाही के साथ खड़ा होना होगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अपनी बात मुझसे साफ कह दो। ये पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। हुजूर, वहां जो जिन्ना खुद काफिरों की तरह शराब पिया करते हैं, वे पाकिस्तान के मुस्लिमों के रहनुमा बन गए हैं, और यहाँ हैदराबाद के मुसलमान जो निजाम शाही को शरिया का फरमान समझते हैं, उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने हर हाल पर छोड़ दिया है। जिन्ना को जिन मुसलमानों की परवाह है, उनके लिए वे पाकिस्तान बनवा रहे हैं। हम भी निजाम की खातिर कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन बिना दिन और ईमान के मुल्क भारत में नहीं रहना चाहते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हैदराबाद की 80% आबादी गैर मुस्लिम है। सरदार पटेल का कहना है कि सियासत ईमानदार तभी हो सकती है जब सियासत का फैसला सारी रियाया का फैसला हो। सियासत ईमान की बात नहीं सुनती, वो तो तलवार की बात सुनती है। अपने तेलंगाना में तो देख रही है, आजादी खून मांगती है। निजाम के लिए खून बहाने को नौजवान मुजाहिदीन तैयार बैठे हैं। तुम हैदराबाद की सेना में भरोसा नहीं रखते, जो अंग्रेज परस्त फौज रही है। हुजूर, रजाकार किसी सल्तनत के गुलाम नहीं, दिन के जिहादी है। उनकी तो जंग भी दिन की होगी और शहादत भी जन्नत की खातिर होगी। माना कि रजाकारों ने कम्युनिस्ट बगावत के खिलाफ हमारा बहुत साथ दिया है, पर अगर भारत के खिलाफ हालात बिगड़े तो वे खड़े रह पाएंगे? जो सर ना कटा पाए, रजाकार वो कैसा? जो जंग से डर जाए, रजाकार वो कैसा? सेना के नाम पर निजाम की जरूरत उन्हें रिजवी की सुनने को मजबूर कर रही थी। आखिरकार कासिम रिजवी का पलड़ा भारी पड़ गया। कुछ पलों को निजाम छत को ताकते हुए ख्यालों में डूबे रहे, फिर असलियत की दुनिया में लौटकर कासिम रिजवी से मुखातिब हुए। ठीक है रिजवी, आप रजाकारों को तैयार रखिए। सही वक्त आने पर आपको हमारी इजाजत मिलेगी, तब तक इंतजार कीजिए। कासिम रिजवी ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया और निजाम के हुक्म को पूरा करने चल दिया। मजलिस से जुड़े हुए लाखों मुस्लिम युवाओं में उसे मरने मारने का इरादा बोना था। उसे अब रजाकारों के आतंक की काली आंधी लाने वाला टोटका करना था। और कुछ दिनों बाद भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से लगभग 2 महीने पहले 26 जून 1947 को हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपना शाही फरमान जारी किया। हैदराबाद भारत में विलय नहीं होना चाहता, ना ही वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है। हैदराबाद आकार में इतना बड़ा है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे 2 मुल्क भी जोड़ दिए जाए तो हैदराबाद से छोटे पड़ेंगे। हैदराबाद अपनी प्रजा, अपनी नीति और अपनी सेना को खुद संभालने के लिए काबिल है।
हम चाहते हैं कि हैदराबाद भारत और पाकिस्तान से अलग एक आजाद मुल्क रहे। दिल्ली में बैठे सरदार पटेल, पंडित नेहरू, बलदेव सिंह और माउंटबेटन इस फरमान के जारी होते ही हैदराबाद के मामले में भारत का रुख निर्धारित करने की तैयारी में लग गए। आजादी का दिन सामने था। भारत सरकार के सामने फिलहाल कश्मीर और जूनागढ़ के भी मुद्दे थे। फिर क्या हुआ? आजादी के ऐन वक्त पर आई इन मुसीबतों से कैसे पार पाया गया आखिर? क्या निजाम की चाल काम कर गई या रजाकारों का पासा सही पड़ा? जानने के लिए सुनते रहिए